हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। उसका टाइम पीरियड है 1830 से 1848। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं ताकि आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आ जाए। नेपोलियन को सभी यूरोपियन पावर्स ने मिलकर डिफीट कर दिया है और एक न्यू एरा स्टार्ट किया है, एरा ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके, अब इस एरा ऑफ कंजर्वेटिज्म में के टाइम पे ना दो चीज़ एक साथ हो रही हैं। मतलब मोनार्कीज़ जो है वो अपने पावर को स्ट्रांगली रख रही है पीपल्स के सामने, और एट द सेम टाइम जो यूरोपियन पीपल्स हैं जिन्होंने इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम का टेस्ट ले लिया है ना। पहले तो ये फ्रांस में ही था, बट रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन की वजह से ये आइडियाज़ पूरे यूरोप में गए। तो इसकी वजह से इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम की जो आइडियाज़ हैं या जिनका टेस्ट है पूरे के पूरे यूरोप को हो गया है। तो उसी के बाद से हम लोग देखते हैं कि 1813 के ड्यूरेशन में अगेन पीपल्स ने मोनार्कीज़ और कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसके दो फेज़ हैं। तो पहला फेज़ हम लोग देखेंगे कि बाय द वियना कांग्रेस कंजर्वेटिव्स वांटेड टू कंसोलिडेट देयर पावर, है ना। तो ये तो मैंने बताया आपको कि वियना कांग्रेस के थ्रू कंजर्वेटिव्स जो थे, मोनार्कीज जो थी, वो अपने पावर को फिर से स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। और एट द सेम टाइम जो लिबरल्स थे, है ना, लिबरल्स मतलब जो एजुकेटेड पीपल्स हैं, मिडिल क्लास हैं, प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, है ना, और जो मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस हैं, वो लोग भी यूनाइटेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया का टेस्ट मिल गया है, उनको फ्रीडम मिल गया है ना। उन्होंने एक बार फ्रीडम का टेस्ट ले लिया तो वो फिर से मोनार्की को क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब ये मैटरनिक का कोटेशन है, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कोटेशन या ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, कि व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। मतलब अगर फ्रांस को सर्दी हो गई तो पूरे के पूरे यूरोप को बुखार आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि फ्रांस के अंदर अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे के पूरे यूरोप पे होता है। ओके, तो जैसे रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के बाद उसके जो आइडियाज़ थे वो रेस्ट ऑफ यूरोप में नेपोलियन के थ्रू या अदर मीडियम के थ्रू स्प्रेड हुए। तो उसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मोनार्कीज़ को चैलेंज मिलने लगा। तो इसका मतलब यही है। ओके, तो जो फर्स्ट स्पार्क था, है ना, मतलब ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन का है या कंजर्वेटिज्म के एरा के बाद का जो फर्स्ट स्पार्क है, रेवोल्यूशन का जो स्पार्क है, वो फिर से फ्रांस के अंदर ही स्टार्ट होता है, जहाँ पे लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया। लिबरल रेवोल्यूशनरीज मतलब मिडिल क्लास। ओके, तो ये आपको हमेशा रखना याद कि लिबरल मतलब मिडिल क्लास। तो उन्होंने क्या किया, बूर्बो डायनेस्टी का जो किंग था जिसको कंजर्वेटिव ने फिर से इंस्टॉल किया था, उसको हटा के लिबरल्स ने क्या किया, लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया। ओके, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ फिर से माइंड में रखनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है ना। मतलब इसका ये है कि हमारा जो कंट्री का हेड होगा वो एक किंग होगा। मतलब उसको हम लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, वो एक किंग ही होगा, वो एक फैमिली का ही कोई पर्सन होगा जो हमारा कंट्री का हेड होगा। बट वो हेड के पास कोई ज़्यादा पावर्स नहीं होंगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। दैट इज़ वाई हम लोग कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ओके, तो अब ये जो पहला जो स्पार्क आया उसको हम लोग बोलते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? फ्रांस से। ओके, और स्पार्क क्या था? स्पार्क ये था कि लिबरल्स ने क्या किया, बूर्बो किंग को हटा के लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हेड बनाया। इसी को हम लोग बोलते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। अब आप देखो इसका क्या हुआ, इसका इम्प्रेशन मतलब इसका जो इफ़ेक्ट था वो हम लोगों को अदर कंट्रीज़ में देखने को मिला। तो हमारे पास एक केस स्टडी है कि इसका इफेक्ट कैसे अदर कंट्रीज़ पे क्या पड़ा। तो हमारे पास है ग्रीक रेवोल्यूशन। ओके, तो अब ये जो ग्रीक है ना, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का सेंटर रहा है। ओके, तो मतलब इसका मतलब ये है सिंपल कि ग्रीक का जो पास्ट है ना वो बहुत ही ब्राइट है। बट अभी का टाइम मतलब जब ये रेवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे ग्रीक वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ओके, और ऑटोमन्स कौन है? ऑटोमन्स हैं मुस्लिम्स।
ओके, तो ग्रीक वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज अ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, नाउ इट इज़ अ स्लेव ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो ग्रीक्स का जो अंदर का मोटिवेशन था ना, वो अपने आप को फिर से फ्री करने का था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हम तो पास्ट में बहुत ग्रेट सिविलाइजेशन थे, तो हमें फ्री होना ही चाहिए, हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम खुद ही दुनिया को सिखाते थे। ओके, तो जब ये फ्रांस का स्नीज वाला केस हुआ ना, तो उसके बाद से जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के अंदर, उनको सपोर्ट मिला बाहर रहने वाले ग्रीक से। मतलब जो ग्रीक्स ऑटोमन एम्पायर में नहीं रह रहे, बट वो ऑटोमन एम्पायर के बाहर रह रहे हैं, तो उनको सपोर्ट दिया इन ग्रीक्स ने जो एग्जाइल में रह रहे हैं। अब इस टाइम के जो पोइट्स थे या आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने भी ग्रीस के पीपल्स के को मोटिवेट किया कि हम लोग जो है ना, हम लोग क्रेडल हैं ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब हमारा जो ग्रीक है वो सिविलाइजेशन का सेंटर है, यहीं हमको देख के लोग सीखते थे, और हम लोग आज स्लेव बने बैठे हैं। तो इसीलिए हमारे को क्या करना है कि ये जो मुस्लिम्स एम्पायर का जो हम लोग स्लेव हो गए हैं, उससे हमें अपने आप को ख़त्म करना है। दैट इज़ वाई उन्होंने अपने पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ किया और सपोर्ट के लिए स्ट्रगल भी किया। तो यहाँ पे एक इंग्लिश पोएट हैं लॉर्ड बैरन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ंड को ऑर्गेनाइज़ किया। ओके, उन्होंने फ़ंड को ऑर्गेनाइज़ किया, और ये बाद में ये ग्रीक के अंदर भी गए फाइट करने के लिए। और अल्टीमेटली क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1832 में, और इसके बाद ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो क्या देखा आपने कैसे फ्रांस के अंदर स्टार्ट हुआ, और वो चीज़ें फ्रांस से स्टार्ट होने के बाद फिर उसका इफ़ेक्ट हम लोगों को ग्रीक में भी मिलता है। ओके, देन अब देखते हैं सेकेंड फेज़। अब आपको पहले माइंड में ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फेज़ ऑफ रेवोल्यूशन एंड सेकेंड फेज़ ऑफ रेवोल्यूशन। तो जब मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज़ ऑफ रेवोल्यूशन, तो इट वाज स्टार्टेड बाय द लिबरल्स, मिडिल क्लास। मतलब फर्स्ट फेज़ का जो रेवोल्यूशन था वो लिबरल्स के थ्रू स्टार्ट किया गया था। बट जो सेकेंड फेज़ का रेवोल्यूशन है, इट वाज स्टार्टेड बाय पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स, वर्कर्स, है ना, मतलब मजदूर आदमी, उन्होंने स्टार्ट किया, है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉपुलर रिवोल्ट भी कहते हैं। ओके, तो वंस अगेन फ्रांस स्नीज इन 1848। ओके, तो वो लिबरल्स वाला मूवमेंट हुआ। उसके बाद फिर ये मतलब पहले फर्स्ट फेज़ में मिडिल क्लास ने मूवमेंट किया, लुई फिलिप को, बूर्बो डायनेस्टी किंग को हटाया, लुई फिलिप को बैठा दिया। देन अगेन सेकेंड फेज़ का रेवोल्यूशन हुआ, और उसको रेवोल्यूशन को स्टार्ट किसने किया, पीजेंट्स ने, है ना, पुअर पीपल्स ने, अनएम्प्लॉयड पीपल्स ने। ओके, और इनका मेन कॉज क्या था कि इन्होंने क्यों रिवोल्ट किया, जस्ट बिकॉज फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, फूड के प्राइसेस। तो कॉमन पीपल को तो यही प्रॉब्लम होता है, अगर उसको अच्छे से खाना मिल जाए, अच्छा वेज मिल जाए, मतलब सैलरी मिल जाए, तो वो खुश है। बट इस चीज़ को लेके हुआ, अब एक्चुअली में हो क्या गया कि आखिर कैसे अचानक से फूड शॉर्टेज हुआ या फिर अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो गया, तो वो देखते हैं हम लोग। तो असल में हुआ क्या, 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट हाफ था ना, उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो गया थ्रू आउट द यूरोप। ओके, और इस पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से ना बहुत सारे पीपल्स रूरल एरियाज से सिटी एरिया में जॉब के सर्च में आना स्टार्ट किया, माइग्रेट करना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से जो स्लम्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए। अब एट द सेम टाइम इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इसका एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया इंडस्ट्री के थ्रू, मशीन्स के थ्रू, और बहुत ही वाइड स्केल पे हमने उसको करना स्टार्ट किया। तो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हो रहा था ना, तो उसने अदर यूरोप के जो कंट्रीज़ थे उनके फैक्ट्रीज़ को, उनकी इंडस्ट्रीज़ को चैलेंज किया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड इस मामले में बहुत आगे था, उसकी टेक्निक, उसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा था, और उसकी वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंज या कंपटीशन फेस करते थे, और स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ओके, देन एट द सेम टाइम जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट था, वो अपनी पावर को तो एंजॉय कर रहा था, बट
बैड हार्वेस्ट हो गया, मतलब फसल ख़राब हो गई और उसकी वजह से फूड राइज कर गए और एज अ रिज़ल्ट फूड राइज प्राइसेस ऑफ फूड राइज कर गए, मतलब फूड के जो प्राइसेस थे वो राइज कर गए। और जब फूड के प्राइसेस राइज होंगे तो ऑटोमेटिकली कॉमन पर्सन को प्रॉब्लम होने लग जाएगा, डेली वेजेस के जो लेबर्स हैं उनको प्रॉब्लम होने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली 1848 का रेवोल्यूशन फ्रांस के अंदर आता है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब ये रेवोल्यूशन हो गया तो इस रेवोल्यूशन की वजह से जो लुई फिलिप था, हु वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, है ना, उसको वो भाग गया। और उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया, अपने आप को रिपब्लिक बना लिया। तो अब देखो, आपको फिर से आपको यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब समझना पड़ेगा। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, क्यों? क्योंकि इंडिया का जो हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इट मीन्स प्रेसिडेंट, इट वॉज इलेक्टेड। ओके, इट वॉज इलेक्टेड मतलब उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग नहीं करता है कि वो अगर किसी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनना है तो वो किसी एक फैमिली से ही बिलोंग करना चाहिए, ऐसा नहीं है, है ना। तो हमारा जो कंट्री है वो रिपब्लिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ के हेड ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का इलेक्शन होता है। बट अगर आप ब्रिटेन में जाओगे तो ब्रिटेन इज़ नॉट अ रिपब्लिक, इट वॉज नॉट रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उनका वो एक मोनार्क होता है। ओके, तो इस नेशनल असेंबली ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एडल्ट मेल थे अबव 21 उनको सफरेज का राइट दिया, मतलब राइट टू वोट दे दिया। उसके बाद सबको राइट टू वर्क का गारंटी दिया और नेशनल वर्कशॉप के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को सेटअप किया गया। ओके, देन अब इसका हम लोग एक केस स्टडी देख लेते हैं कि जो पॉपुलर रिवोल्ट हुआ उसका वो क्या था। तो इसका जो केस स्टडी है वो है फ्रांस का एक एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेसिया विलेज इन फ्रांस। अब सिलेसिया विलेज जो है ना, वहाँ पे जो मेन टेंशन था वो था कॉन्ट्रैक्टर और लेबर्स के बीच में। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो बेसिकली कौन था, वो क्या करता था, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था विलेजर्स को और उसके ऑर्डर पे विलेजर्स क्या करते थे, टेक्सटाइल को प्रिपेयर करते थे, यानी बेसिकली वो क्या थे, वीवर्स थे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, उसने जो पेमेंट करता था ना वीवर्स को, वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया और इसकी वजह से सिलेसिया विलेज में जो वीवर्स थे उनकी टेंशन, उनके जो दुख दर्द थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। और इसको एक राइटर है विल्हेम वॉल्फ, उन्होंने भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया अपने राइटिंग्स के थ्रू। अब 4 जून 1845 यानी 4 जून 1845 को क्या हुआ कि जो सिलेसिया विलेज के जो वीवर्स थे वो एक भीड़ के उसमें सब क्या करें, वो कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन पे चले गए, मतलब उसके घर पे चले गए और उन्होंने डिमांड किया कि हमें हाई वेजेस चाहिए। हाई वेजेस मतलब हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए। बट कॉन्ट्रैक्टर ने उनको कोई आंसर नहीं किया, तो इसकी वजह से क्राउड को बहुत इंसल्टेड फील हुआ और अल्टीमेटली क्राउड ने क्या किया, घर के अंदर एंट्री कर दिया और उसके घर को ब्रेक कर दिया। बट कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से अपनी फैमिली के साथ भाग गया और अल्टीमेटली वो जब वापस आया तो आर्मी के साथ आया और आर्मी ने जब फायरिंग वगैरह की या जो एक्शन लिया तो उसकी वजह से 11 वीवर्स डाई कर गए। तो ये हमारा पॉपुलर जो सेकंड फेज़ का जो स्टार्ट हुआ ना फिर से फ्रांस के अंदर पॉपुलर मूवमेंट क्यों? क्योंकि ये कॉमन पीपल के थ्रू स्टार्ट किया है, उसका केस स्टडी था। अब ये 2 फेज़ हो गए। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या देखो क्या हुआ, क्या ड्यूरिंग द पॉपुलर रिवोल्ट मतलब पुअर अनएम्प्लॉयड पीजेंट वर्कर और लिबरल्स मतलब एजुकेटेड मिडिल क्लास। ओके, इन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और फेब 1845 फ्रेंच मोनार्क was abdicated and republic based on universal male suffrage had been proclaimed। तो ये अपने आप में एक और इंसिडेंट हो गया, क्या कि पहले फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, राइट टू वोट भी किसी को मिल रहा था। बट जब ये जो 1848 का जो मूवमेंट हुआ जिसको हम लोग 2 फेज़ में डिवाइड किया, तो ये 2 फेज़ के वजह से
फ्रांस में फिर से चेंज आया कि फ्रांस रिपब्लिक हो गया, कोई मोनार्की नहीं है, और सबको मतलब जितने भी मेल्स थे उनको राइट टू वोट मिल गया, राइट टू वर्क मिला। तो ये जो आइडियाज़ थे ना, ये फिर से यूरोप में स्प्रेड हुए और फिर से यूरोप के अंदर फिर से तहस नहस चालू हुआ। तहस नहस मतलब फिर से मोनार्की को चैलेंज मिलना स्टार्ट किया। तो अब हुआ क्या कि इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन, जो कि इस समय इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं है। मतलब अभी जब मैं बात कर रहा हूँ ना जर्मनी का, इटली का, पोलैंड का, तो ये एक कंट्री नहीं है, ये एक क्या है, ये स्पीकिंग पीपल्स हैं, मतलब एरियाज़ है, जर्मन स्पीकिंग एरियाज़, इटालियन स्पीकिंग एरियाज़, पोलिश स्पीकिंग एरियाज़, जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा एक कंट्री बनना चाहिए। ओके, तो वहाँ के जो मिडिल क्लास थे उनको लगा कि हमारे जो ये पॉपुलैरिटी बढ़ रही है रेवोल्यूशन के थ्रू, जो अनरेस्ट हो रहा है यूरोप के अंदर, उसको अगर हम लोग एडवांटेज लेके अपनी कंट्री को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, जो मिडिल क्लास है उन्होंने ये डिमांड्स रखी। क्या डिमांड रखी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और वो भी नेशनल यूनिफिकेशन के साथ। ओके, देन सेकेंड थिंग, नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, जो हमारा नेशन बनेगा फ्यूचर में वो किस टाइप का होना चाहिए, वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के ऊपर होना चाहिए। मतलब लाइक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये मतलब हुआ गया फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ हुआ रेवोल्यूशन का। वो रेवोल्यूशन के आइडियाज़ निकल के फिर से यूरोप में गए। यूरोप के अंदर जितने भी लिबरल्स थे, लिबरल्स मतलब मिडिल क्लास थे, उनको लगा कि हमारा भी कंट्री ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने ये डिमांड्स रखी और इन डिमांड्स को लेके कॉमन पीपल के बीच में गए, उनको बताया ताकि वो यूनाइट हों और हमारा कंट्री फिर हमारा जो स्पीकिंग एरियाज़ है उनको हम लोग मिला के एक कंट्री बना पाए, अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना पाए। तो चलो इसी को हम लोग एक स्टडी के थ्रू समझते हैं, जर्मनी। तो जर्मनी की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अभी जर्मनी कोई कंट्री नहीं है। जर्मनी क्या है, जर्मनी का मतलब यहाँ पे है जर्मन स्पीकिंग एरियाज़। ओके, तो जो मिडिल क्लास हैं, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिजन्स है ना, जर्मन रीजन्स में, जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में, वो सब के सब टुगेदर हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। वोटिंग किसके लिए, कि हम लोग क्या करेंगे, एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। मतलब जितने भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ हैं वहाँ के जितने भी कॉमन पीपल्स थे वो सब यूनाइट हुए। यूनाइट होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम वोट के थ्रू ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे, और उन्होंने इसके लिए ये सब किया। और 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने चूज़ भी कर लिया। मतलब 831 रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने चूज़ किया और उनको बुलाया कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट के अंदर। मतलब उनको बुलाया चर्च सेंट पॉल में, और चर्च सेंट पॉल को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्लियामेंट। ओके, तो उनको एज अ पार्लियामेंट किया। देन अब जब ये चीज़ सामने निकल गई और उन्होंने इसके साथ क्या किया, मतलब जो 831 इलेक्टेड पीपल्स हैं उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। किसके लिए, जर्मनी के लिए, फ्यूचर जर्मनी के लिए। और उन्होंने क्या किया, अपने आप को मतलब जर्मनी नेशन बनाया। और उन्होंने जो प्रशिया का किंग था है ना, फ्रेडरिक, उसको भी इनवाइट किया कि सर आप हमारे इसको ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप हमारे को हेड करो और हम लोग एक जर्मनी कंट्री बनाएंगे। और जर्मनी कंट्री में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा, सारा काम पार्लियामेंट करेगी, आप क्या रहोगे, हमारे हेड रहोगे। बट फ्रेडरिक ने क्या किया, रशिया का जो किंग था, उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और ना केवल इसको रिजेक्ट किया बल्कि उसने क्या किया, उसने उन मोनार्कीज़ को ज्वाइन कर लिया जो इन इलेक्टेड असेंबलीज़ के अगेंस्ट थी। ओके, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो इलेक्टेड असेंबलीज़ थी उसने क्या किया था, उसने जब ये अपनी डिमांड्स रखी थी ना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वाली, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, वर्कर्स की डिमांड्स को मानने से मना कर दिया, आर्टिजन्स की डिमांड्स को मानने से मना कर दिया। मतलब
रेवोल्यूशन के अंदर हमें फोर्स चाहिए होता है, प्रेशर चाहिए होता है, पावर दिखाना पड़ता है हमें मोनार्क्स को कि हमारे पीछे कितना पॉपुलर सपोर्ट है। बट जब इन कॉमन पीपल्स ने, मिडिल क्लास पीपल्स ने, लिबरल्स ने वर्कर्स और आर्टिजन्स की डिमांड्स को सुना ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये अपना सपोर्ट लूज़ कर गए। ओके, कॉन्सिक्वेंटली लॉस देयर सपोर्ट। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली ट्रूप्स ने, मतलब प्रशिया के ट्रूप्स ने ये असेंबली को ख़त्म कर दिया और ये रेवोल्यूशन यहीं पे, मतलब ये जो लिबरल्स ने जो एफर्ट किया था जर्मनी को यूनाइट करने का, है ना, वो अल्टीमेटली फेल हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन, इसके आउटकम क्या है। तो आउटकम में देखो फर्स्ट थिंग क्या आया कि मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज, मतलब इतने रेवोल्यूशन हो गए ना बार बार कि अब मोनार्क्स को भी रियलाइज़ होने लग गया कि अब हम पीपल्स को ज़्यादा देर तक सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम लोग मिडिवल पीरियड में ज़्यादा तक नहीं रह सकते, हमें उनको कुछ ना कुछ राइट्स देने पड़ेंगे, कंसेशन देने पड़ेंगे। ओके, अगर नहीं देंगे तो बार बार ये हमें ऐसे ही रेवोल्यूशन के थ्रू, जैसे फ्रांस में हो रहा है, कभी बूर्बो डायनेस्टी को हटा रहे हैं, कभी कोई और आ रहा है, कभी कोई और आ रहा है, तो ये चीज़ हमें बार बार करनी पड़ जाएगी। देन सेकेंड थिंग, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप है, उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया चेंजेस को, और जो कि अदर पार्ट्स में पहले ही ले चुके थे, जैसे लाइक सर्फडम को ख़त्म कर, सर्फडम मतलब स्लेवरी को ख़त्म किया, बॉन्डेड लेबर को ख़त्म किया, है ना, और ये चीज़ हैब्सबर्ग डोमिनियन में हुआ और रशिया के अंदर भी हुआ। देन हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियन इन 1867। ओके, तो इस तरह से ये रेवोल्यूशन के हमारे पास इम्पैक्ट आए। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।